Hello students, welcome to our YouTube channel Decode Class. Today we will discuss about the applications of Gauss theorem and the subtopic of electric field due to a charged spherical conductor or hollow sphere. Right? In the part 8th we have discussed about the electric field intensity due to a charged wire. राइट, ड्यू टू अ नॉन कंडक्टिंग या इंसुलेटिंग चार्ज्ड वायर. आज हम लोग कोई कंडक्टिंग स्फेयर होगा या फिर हॉलो स्फेयर होगा, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करेंगे. राइट बेटा, हॉलो स्फेयर और इस मतलब कंडक्टिंग स्फेयर में सिमिलरिटी क्या है? हमने यहाँ पे बोला है चार्ज स्फेरिकल कंडक्टर, या मतलब बात समझ में आ रही है ना, चार्ज्ड स्फेरिकल कंडक्टर. हमने एक स्फेरिकल कंडक्टर ले रखा है और एक हॉलो स्फेयर ले रखा है, दोनों में बातें सेम है. तो एक्चुअली में होता क्या है कि जब हम किसी भी कंडक्टर को आप चार्ज प्रोवाइड करते हैं तो वो चार्ज उसकी ओनली एक्सटर्नल सर्किट पे, ओनली आउटर सरफेस पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होता है. बी रिमेंबर्ड, जैसे बेटा आप ये समझ लीजिए, जैसे ये आपके पास क्या है, एक कंडक्टिंग स्फेयर है और ये आपके पास बेटा आपके क्या है, एक इंसुलेटिंग स्फेयर है. हमने इसको कौन सा ले रखा है बेटा, ये हमारे पास कंडक्टिंग है और ये हमारे पास बेटा क्या है, इंसुलेटिंग स्फेयर है. ठीक है, आप इसको प्लस क्यू चार्ज देंगे और इसको प्लस क्यू चार्ज देंगे, दोनों को सेपरेटली जब चार्ज प्रोवाइड करेंगे तो इसको जो आप चार्ज प्रोवाइड करेंगे वो ओनली उसकी आउटर सरफेस पे ही स्प्रेड आउट होगा यूनिफॉर्मली, उसके इनसाइड कोई भी चार्ज प्रेजेंट नहीं होता है. ठीक है, चाहे इसको आप ऐसे समझ लीजिए कि जब हम चार्ज प्रोवाइड करेंगे तो बेटा आप जो जानते हैं ये कंडक्टर है, इसमें फ्री चार्ज अवेलेबल है, तो उनके रिपल्सन की वजह से बेटा ये चार्ज जो होता है बिल्कुल आउटर सरफेस में जाके कलेक्ट हो जाता है, एक्सटर्नल सरफेस में कलेक्ट हो जाता है. लेकिन जब हम बेटा क्या करते हैं, किसी इंसुलेटिंग स्फेयर को जब चार्ज प्रोवाइड करते हैं तो वो चार्ज उसके यूनिफॉर्मली होल वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट होता है. ये बेटा केवल एक्सटर्नल सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है, उसके पूरे वॉल्यूम में होता है जितना उसका वॉल्यूम है. ठीक है ना, चाहे ऐसे समझ लीजिए कि जो इंसुलेटर होते हैं उनमें फ्री चार्ज पॉसिबल नहीं होता, उनमें चार्ज का मोशन नहीं होता है, और जब चार्ज का मोशन नहीं होता तो उसके यूनिफॉर्म पूरे होल वॉल्यूम में चार्ज क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट होगा. लेकिन कंडक्टिंग में ओनली आउटर सरफेस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होता है. तो जब बेटा स्फेरिकल कंडक्टर हो या हॉलो स्फेयर भी होगा तो उसका अंदर कोई मटेरियल नहीं होगा, केवल वो हॉलो स्फेयर होगा. और हॉलो स्फेयर अगर है तो उसमें भी चार्ज बेटा आपका कहाँ पे आएगा, ओनली आउटर सरफेस पे आएगा. तो अगर वो सॉलिड है या हॉलो स्फेयर है, कोई कैसा भी कंडक्टिंग स्फेयर अगर है तो उसमें चार्ज केवल आउटर सरफेस पे होगा. दिस इज व्हाई द इलेक्ट्रिक फील्ड कैन बी कैलकुलेटेड इन बोथ केसेस सिमिलरली. ठीक, तो अगर आपसे पेपर में चार्ज स्फेरिकल कंडक्टर की बात करें या होलो स्फेयर की बात करें, आपका दोनों बातें एक ही होंगी. अब हम इसमें केस बनाएंगे. हमारा केस फर्स्ट होगा इन एक्सटर्नल पॉइंट. कोई भी बेटा हमारे पास एक्सटर्नल पॉइंट हो सकता है. ठीक है, एक्सटर्नल पॉइंट पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करने वाले हैं. जैसे बेटा हमारे पास क्या है, ये एक चार्ज्ड स्फेयर है. ठीक है, जिसका सेंटर आपका ये O है और इसकी रेडियस जो है हमारे पास बेटा कितनी है, कैपिटल R. क्लियर? वी प्रोवाइड प्लस क्यू चार्ज टू द spherical conductor and it distribute in its outer surface only. right? अगर हमने इसे प्लस क्यू चार्ज प्रोवाइड किया तो वो उसके आउटर सरफेस पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है. क्लियर? अब हमें इसके सेंटर से स्मॉल r डिस्टेंस पे बेटा कोई पॉइंट हमारे पास क्या है, P है, जहां पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है. क्लियर? आप खुद समझिए, कोई आपके पास स्फेयर है.
कोई आपके पास क्या है, स्फेयर है, और उस स्फेयर के सेंटर से r डिस्टेंस पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है, तो क्या उसके सेंटर से r डिस्टेंस पे केवल एक ही पॉइंट होगा? बिल्कुल नहीं बेटा, ये भी पॉइंट होगा, इधर भी होगा, इधर भी होगा, इधर भी होगा, मतलब एक 3 डायमेंशनल स्फेरिकल शेप बनेगी। हम क्या करते हैं, एक गॉसियस सरफेस जिसमें गॉस थ्योरम चूंकि अप्लाई करनी है, तो गॉस थ्योरम अप्लाई करने के लिए हम क्या करते हैं, गॉसियन सरफेस इमेजिन करते हैं, और गॉसियन सरफेस हमारी ऐसी होती है जो उस तरह के सारे पॉइंट्स को अपने सरफेस पे कंटेन करे जहां पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है। क्लियर? तो फॉर अ पॉइंट ऐसी सरफेस कौन सी हो सकती है, ऐसे फॉर अ पॉइंट ऐसी सरफेस आपकी कौन सी हो सकती है, तो बेटा केवल और केवल स्फेरिकल सरफेस बी पॉसिबल। तो हम क्या करते हैं, जितनी डिस्टेंस पे निकालना है उतनी ही रेडियस का एक हम स्फेयर इमेजिन करते हैं या ड्रा कर लेते हैं, विच इज डिफाइंड एज गॉसियन सरफेस। ये हमारा क्या है बेटा, गॉसियन सरफेस है, जो हमने ये स्मॉल आर रेडियस का और स्मॉल आर रेडियस का और सेंटर किसको, ओ को सेंटर एज्यूम करके हमने एक सरफेस ड्रा कर लिया। क्लियर? अब आप समझ रहे होंगे इसके सेंटर से r डिस्टेंस पे होने वाले सारे के सारे पॉइंट इस सरफेस पे ही आपके एग्जिस्ट करेंगे। इस जो गॉसी स्फेरिकल सरफेस हमने एज्यूम किया है, सर्कुलर नहीं बेटा, स्फेरिकल, और स्फेयर क्या होता है, 3 डायमेंशनल। ये हमने 3 डायमेंशनल सरफेस जो एज्यूम किया है, इसमें हमारे सारे के सारे पॉइंट होंगे जो कि इसके सेंटर से स्मॉलर डिस्टेंस पे एग्जिस्ट करेंगे। क्लियर? ठीक है, अब हमें क्या करेंगे, इसमें एक स्मॉल एरिया कंपोनेंट की भी इमेजिनेशन करेंगे। तो बेटा आप खुद समझिए, कोई भी आपके पास स्फेयर है, सपोज ये स्फेयर है, अगर आपने यहाँ पे एक स्मॉल एरिया कंपोनेंट लिया तो उसका एरिया वेक्टर जो होगा वो क्या होगा, परपेंडिकुलर आउटसाइड होगा। मैंने आपको समझाया है। तो आपका यहाँ पे एरिया वेक्टर क्या हो जाएगा, एरिया वेक्टर आपके पास डीए वेक्टर क्या हो जाएगा, ऐसे आउटसाइड हो जाएगा। क्लियर? और चूंकि चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो भी क्या होगी, जस्ट आउटसाइड होगी। यानी यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी बेटा क्या होगी, पी पॉइंट पे। पी पॉइंट पे हमने ये ई वेक्टर ड्रा किया हुआ है और ये डी ए वेक्टर है, हमारा पॉइंट ये जो था ये पी है। ठीक है, इस स्मॉल एरिया कंपोनेंट में इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर दोनों पैरेलल होंगे। सो हम आगे बात करते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू स्मॉल एरिया कंपोनेंट। अगर हम स्मॉल एरिया कंपोनेंट से पास आउट होने वाले इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात करें तो बेटा वो हमारे पास क्या होगा, d5, और d5 इक्वल्स बेटा हमारे पास क्या होगा, E वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। यू हैव लर्न दिस फॉर्मूला। ठीक है, तो d5 इक्वल्स बेटा आप इसको क्या लिख देंगे, E डॉट डी ए है तो इसको क्या लिखेंगे, ई डी ए कॉस थीटा लिखेंगे। और बेटा यहाँ पे आप देख रहे हैं थीटा क्या है आपका, पैरेलल है, सॉरी थीटा क्या है, 0 डिग्री है। मतलब हमारे ई वेक्टर और डी ए वेक्टर हमारे क्या है, पैरेलल हैं, और पैरेलल होने का मतलब क्या है कि इनके बीच एंगल जो होगा वो 0 डिग्री होगा। और हमने यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड सॉरी थीटा की वैल्यू 0 पुटअप की, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ई इंटू डी ए, बिकॉज आप जानते हैं कि कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। दिस इज अवर द इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द स्मॉल एरिया कंपोनेंट, राइट। अब ये हमारा क्या है, स्मॉल एरिया कंपोनेंट्स है। अगर हमें टोटल गॉसियन सरफेस से पास होने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए तो क्या करेंगे, तो बेटा हम इस स्मॉल एरिया कंपोनेंट वाले फ्लक्स का क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे, राइट। सो टोटल फ्लक्स, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स passing through, total electric flux passing through
होल गॉसियन सरफेस, तो होल गॉसियन सरफेस, अगर हमें होल गॉसियन सरफेस से इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करना हो तो हम क्या करेंगे बेटा, क्लोज्ड इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई, डी फाई की जगह हम क्या लिख देंगे एक तरह से E इंटू डी ए। क्लोज्ड इंटीग्रेशन का मतलब मैंने आपको बता दिया है कि इसका मतलब केवल इतना होता है कि हम जिस सरफेस के लिए इंटीग्रेशन अप्लाई कर रहे हैं वो सरफेस हमारी क्या है, क्लोज्ड है, बाकी इसका कोई खास रोल नहीं होता है। ठीक, अब हमने इधर वाली गॉसियन सरफेस को थोड़ा सा रिमूव कर दिया, हमें इसकी कोई रिक्वायरमेंट भी नहीं है। आगे देखते हैं। तो अगर हम फाई इक्वल्स लिखें तो फाई इक्वल्स हमारे पास बेटा ई क्या होगा, कांस्टेंट होगा, क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई डी ए। आप चूंकि ये जानते हैं कि कांस्टेंट क्वांटिटीज क्या होती हैं, इंटीग्रेशन में आउटसाइड यानी बाहर आ जाती हैं। ई कांस्टेंट क्यों होगा, क्योंकि बेटा सारी की सारी जो पॉइंट्स हैं जहाँ पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है, पहली बात तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, एक फिक्स्ड वैल्यू होगी। दूसरी बात सारी की सारी डिस्टेंसेस सेम है, इसमें चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो जाहिर सी बात है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगा, एक कांस्टेंट वैल्यू होगी। हेंस हमने ई को क्या कर दिया, इंटीग्रेशन से बाहर कर लिया। ठीक, अब हमारे पास क्या बच रहा है, क्लोज्ड इंटीग्रेशन ऑफ डी ए। बेटा एक चीज बताओ, एक बात ये बताओ, क्लोज्ड इंटीग्रेशन ऑफ डीए का मतलब समझ रहे हैं, जहां पे हमने डीए स्मॉल एरिया कंपोनेंट लिया है, जिस सरफेस पे, अगर उस सरफेस पे जितने भी इस तरह की स्मॉल एरिया कंपोनेंट्स पॉसिबल हैं उन सबको ऐड कर देना, ये क्या होता है हमारा इंटीग्रेशन ऑफ डीए का मतलब। अच्छा ये बताइए, ये डीए लिया कहाँ गया स्मॉल एरिया कंपोनेंट, तो आप जानते हैं कि इन द स्फीयर ऑफ रेडियस स्मॉलर रेडियस वाले स्फीयर में लिया गया उसकी सरफेस पे। तो इस तरह से हम अगर सारे कंपोनेंट्स का एडिशन हमें करना है तो हम अगर सीधा सीधा इस स्फीयर का ही एरिया लिख दें तो क्या सही नहीं होगा भाई। अगर हमें इस तरह के पूरे एरिया में इस तरह के छोटे छोटे कंपोनेंट्स का सबका सम निकालना है तो इसका मतलब क्या है कि एरिया ऑफ द स्फीयर। ठीक, तो एरिया, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे हम, 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर। ठीक है, 4 पाई क्या लिख देंगे, स्मॉल आर स्क्वायर। और ये बेटा आपका है क्या एक्चुअली में, एरिया ऑफ द स्फीयर, एरिया ऑफ द स्फीयर है हमारा। ठीक है, तो जिसको डाउट हो वो ये याद रखे। तो अब अगर हम आगे करें तो फाई इक्वल्स हमारे पास क्या आ गया, ई की जगह ई रहेगा और डीए की क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ डीए की जगह क्या आ गया, 4 पाई आर स्क्वायर हमारे पास आ गया। दैट इज अवर इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये हमने क्या कैलकुलेट किया है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू होल गॉसियन सरफेस। ठीक है, अब अगर हमें गॉस थ्योरम अप्लाई करनी है तो गॉस थ्योरम भी हमें क्या गॉस थ्योरम से हम क्या कैलकुलेट करते हैं, तो फ्लक्स करते हैं, तो बाय गॉस थ्योरम। तो गॉस थ्योरम अगर अप्लाई करते हैं तो देखिए फाई इक्वल्स उसमें क्या आ जाएगा, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बेटा ये गॉस थ्योरम हमने किसके लिए ये अप्लाइड की है, इसी गॉसियन सरफेस के लिए की है। और आप देख रहे होंगे गॉसियन सरफेस से कनेक्टेड टोटल चार्ज जो होगा वो प्लस Q होगा। क्यों, क्योंकि टोटल गॉसियन सरफेस के भीतर ही तो आपका ये स्फेरिकल चार्ज कंडक्टर है, तो इसमें जितना चार्ज है वो पूरा का पूरा चार्ज आपका गॉसियन सरफेस से भी तो बाउंडेड होगा, तो इसलिए हम इसको ये लिख सकते हैं। क्लियर। अब अगर आगे एक स्टेप और करें, हम क्या करेंगे, ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2। अगर 1 एंड 2 को हम कंपेयर कर दें बेटा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, E 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल्स बेटा क्या आ जाएगा, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। ठीक है, तो अगर हम इसको लिखें इक्वल्स, तो ये बेटा नीचे लिखा जा सकता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर। This is the electric field intensity at the external point of a charged conducting sphere या charged spherical conductor। मतलब कोई भी अगर आपके पास स्फेरिकल कंडक्टर है,
ठीक है। तो उस स्फेरिकल कंडक्टर के किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट पे हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है, E = 1/4πε0 Q/r²। आई होप आपको ये डेरिवेशन क्लियर हो गया होगा। ठीक है, हमने पहला केस क्या किया है, इन एक्सटर्नल पॉइंट। अब हम क्या करेंगे बेटा, ये डेरिवेशन बेटा आपका कंप्लीटेड है। ठीक है, अब हम अगर करें इन द सरफेस, मतलब हमें क्या करना है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है, लेकिन किसी एक्सटर्नल पॉइंट में नहीं, हमें वो पॉइंट कहां पे लेना है बेटा, आपका सरफेस पे ही लेना है। ठीक है, ये कोई गॉसियन सरफेस ड्रा नहीं किया जाएगा। ऐसे हमारे पास ये स्फेरिकल कंडक्टर है, इसकी रेडियस बेटा आपके पास क्या है, कैपिटल R है, और आपने इसको सेम चार्ज प्लस Q ही प्रोवाइड किया हुआ है, जो कि उसमें यूनिफॉर्मली ही डिस्ट्रीब्यूट होता है हमेशा। अब चूंकि हमारा वो पॉइंट P जो है वो यही है, सरफेस पे ही है, तो बेटा हम अब की बार जो स्मॉल एरिया कंपोनेंट लेंगे वो हम कहाँ ले लेंगे बेटा, सरफेस पे ही। तो सरफेस के लिए भी तो E वेक्टर और dA वेक्टर हमारे क्या हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे। क्लियर है ना। तो अगर वो हो जाएंगे तो फिर से हम बेटा पूरा यही करेंगे। बस कहीं भी अगर गॉसियन सरफेस यूज किया हो तो गॉसियन सरफेस यहां भी बोल सकते हैं, हालांकि वो गॉसियन सरफेस जो होगा वो हमारे चार्ज्ड स्फेरिकल कंडक्टर का ही सरफेस होगा, उसमें कोई इशू नहीं है। तो अगर हम टोटल फ्लक्स देखें होल गॉसियन सरफेस तो E.dA आ जाएगा। तो यहाँ पे क्लोज्ड इंटीग्रेशन ऑफ dA है बेटा। क्लोज्ड इंटीग्रेशन ऑफ dA का मतलब क्या है कि इस तरह के जितने भी सरफेसेस पॉसिबल हैं उन सब को ऐड कर देना। तो इसकी जगह हम क्या यूज करते हैं, एरिया ऑफ दैट स्फीयर। तो एरिया ऑफ दैट स्फीयर में यहाँ पे क्या आएगा कि उसकी रेडियस कितनी है बेटा, कैपिटल R है, तो यहाँ स्मॉल r ना होकर के हमारे पास क्या आ जाएगा, कैपिटल R आ जाएगा। क्लियर है, ठीक है ना। अच्छा, ये एरिया ऑफ द स्फीयर हो गया। ठीक, तो यहाँ पे जहाँ स्मॉल r है यहाँ पे बेटा हमारे पास क्या आ जाएगा, 4πr², और गॉस थ्योरम अप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे हमारे पास बेटा क्या आ जाएगा, कैपिटल R। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, कैपिटल R², यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द सरफेस ऑफ अ स्फेरिकल कंडक्टर इज इक्वल्स 1/4πε0 Q/r²। तो बेटा दोनों डेरिवेशन जो है पूरे ही सेम है, दोनों डेरिवेशन हमारे क्या हैं, पूरे सेम है। ठीक, अब अगर किसी इंटरनल पॉइंट की बात आ जाए तो हालांकि इसके इंटरनल पॉइंट का कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। कई बार छोटे क्वेश्चंस एक मार्क्स में जो ऑप्शन वाले क्वेश्चन आते हैं वो आपके बन जाते हैं। ये दो डेरिवेशन होते हैं। अगर बेटा आपके इंटरनल पॉइंट की बात करें, जैसे आपके पास यही स्फीयर ये है, जो ये स्फीयर है वही आपका ये स्फीयर है प्लस Q, आपने इसको प्लस Q चार्ज प्रोवाइड किया, तो बेटा ये केवल इसके कहाँ पे होगा, ये स्फीयर, एक मिनट स्फीयर बनाते हैं इसको थोड़ा सा। अरे जैसे हम इसी स्फीयर की बात करें, ये हमारा हो ही गया है, ठीक है ना। एक हम स्फीयर ड्रा करते हैं, जैसे हमारे पास बेटा ये कोई एक स्फीयर है, ठीक है। इसको आपने जब प्लस Q चार्ज प्रोवाइड किया होगा तो ये इसके एक्सटर्नल सर्किट या एक्सटर्नल सरफेस या आउटर सरफेस पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ये बात मैं बता चुका हूँ। क्लियर। ये इसकी हमारी रेडियस कितनी है, कैपिटल R है, और हमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है वो स्मॉल r डिस्टेंस पे पॉइंट P पे है, और वो पॉइंट हमारा कहाँ है, इनसाइड द स्फीयर है, इनसाइड द कंडक्टिंग स्फीयर है, क्योंकि ये तो इन द स्फीयर केस सेकंड हो गया। अब अगर हम केस थर्ड की बात करें, केस थर्ड, तो केस थर्ड क्या बनेगा, इनसाइड द स्फीयर, इनसाइड द स्फीयर। तो इनसाइड द अगर स्फीयर की बात की जाए तो इनसाइड द स्फीयर के केस में देखो बेटा क्या बनेगा आपका, ऐसे ही बन जाएगा।
हम अगर गॉसियन सरफेस एज्यूम करें, मतलब कि इसके सेंटर ओ से स्मॉल आर डिस्टेंस पे एग्जिस्ट करने वाले जितने भी पॉइंट्स हैं सबको कंटेन करने वाला एक सरफेस ड्रा करें, तो वो सरफेस हमारा कैसा होगा, स्फेरिकल ही होगा, जिसकी रेडियस स्मॉल आर और सेंटर ओ होगा। क्लियर है? ठीक है, आप समझने का ट्राई कीजिएगा, इसमें कोई डेरिवेशन नहीं है, ये जो लिखा हुआ है इससे इसका कोई मतलब नहीं है इनसाइड वाले का, इनसाइड द स्फीयर वाले का। बेटा आपने खुद बताया कि आपका यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो चार्ज है, इलेक्ट्रिक चार्ज, वो आपका आउटर सरफेस पे ही है। सपोज करिए आप अगर ऐसे करें भी, सपोज करिए कि आप अगर ऐसे करें भी इलेक्ट्रिक फील्ड डीए वगैरह मान के, तो आपका ये जो फ्लक्स हो जाएगा बेटा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्यों? अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम फाई इक्वल्स क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और आप देख रहे हैं कि द चार्ज बाउंडेड बाय द गॉसियन सरफेस इज जीरो, क्योंकि आपका जो टोटल चार्ज है वो आपके स्फेरिकल कंडक्टर के आउटर सरफेस पे है, एक्सटर्नल सरफेस पे है, इनसाइड कोई भी चार्ज प्रेजेंट नहीं है। और अगर इनसाइड कोई भी चार्ज प्रेजेंट नहीं है तो बेटा उस सिचुएशन में आपके गॉसियन सरफेस से कोई भी चार्ज कनेक्टेड नहीं होगा। तो अगर आप इक्वेशन 1 और 2 डाल के इसको कंपेयर भी करें तो आपके पास क्या आ जाएगा, E इंटू 4πr² या 4πr² ना बोल के मान लीजिए एरिया लिख दें। फाई इक्वल्स क्या होता है आप जानते हैं, फाई इक्वल्स E इंटू ए होता है कि नहीं, मैं बता चुका हूं आपको गॉस थ्योरम में, फाई इक्वल्स E इंटू ए। अगर फाई इक्वल्स E इंटू ए होता है और फाई इक्वल्स बेटा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट भी तो होता है। क्लियर है? तो अगर आप देखें तो E इंटू ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, जीरो आ जाएगी। क्यों? क्योंकि क्यू की वैल्यू जीरो होगी, चार्ज नो चार्ज इज बाउंडेड बाय द गॉसियन सरफेस। तो अगर आपके पास क्यू की जीरो हो गई तो ये जीरो हो गई इस पूरे की वैल्यू, तो E इंटू ए इक्वल से जीरो। एज बेटा आप जानते हैं कि ए की वैल्यू डज नॉट कैन बी जीरो, आपका कोई भी सरफेस हो तो सरफेस की वैल्यू जीरो, सरफेस के एरिया की वैल्यू कभी जीरो नहीं होगी। तो हेंस इट इज क्लियर दैट आवर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज जीरो। और ये याद रखिएगा कि इनसाइड किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जीरो होती है। लेकिन इस बात का भी विशेष रखिएगा ध्यान कि चार्ज स्फेरिकल कंडक्टर या कंडक्टिंग स्फीयर के लिए हम लोगों ने डिस्कस किया इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ चार्ज्ड स्फेरिकल कंडक्टर और हॉलो स्फीयर। अब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे ड्यू टू अ चार्ज्ड इंसुलेटिंग स्फीयर। हमारे पास क्या होगा, चार्ज्ड इंसुलेटिंग स्फीयर, इंसुलेटिंग स्फीयर। अगर हमारे पास बेटा कोई भी चार्ज्ड इंसुलेटिंग स्फीयर है तो बेटा इस इंसुलेटिंग स्फीयर और कंडक्टिंग स्फीयर में डिफरेंस मैंने बताया था चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को लेके जस्ट अभी। तो मैंने क्या बताया था कि अगर आप चार्ज्ड कंडक्टिंग स्फीयर को कोई चार्ज प्रोवाइड करते हैं तो वो चार्ज बेटा आपका क्या होता है, ओनली आउटर सरफेस पे स्प्रेड आउट होता है। लेकिन वही चार्ज अगर आप किसी इंसुलेटिंग स्फीयर को प्रोवाइड कर देते हैं तो वो चार्ज उसके पूरे वॉल्यूम में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होता है। क्लियर है ये बात? ठीक है। अब अगर इसमें भी बेटा 3 केस बनेंगे इंसुलेटिंग स्फीयर में। इंसुलेटिंग स्फीयर में 3 केस कौन कौन से बनेंगे, एक बनेगा कौन सा, एक्सटर्नल पॉइंट, एक बनेगा एट द सरफेस और तीसरा बनेगा इनसाइड द स्फीयर। बेटा एक्सटर्नल पॉइंट और ऑन द सरफेस दोनों के दोनों डेरिवेशन बिल्कुल और बिल्कुल कंडक्टिंग की तरह ही किए जाएंगे। क्यों किए जाएंगे? क्योंकि बेटा जब हम लोग एक्सटर्नल पॉइंट की बात करते हैं तो हमारे पास जैसे ये स्फीयर है छोटा सा, हमारा कोई पॉइंट एक्सटर्नल होता है उसके जो हम एक स्फेरिकल सरफेस अज्यूम करते हैं तो उस स्फेरिकल सरफेस में हमारा इसका टोटल चार्ज आ जाता है। वो चार्ज चाहे सरफेस पे हो चाहे पूरे वॉल्यूम पे हो, इससे हमें मतलब नहीं है। लेकिन हमारी जो गॉसियन सरफेस इमेजिन की जाती है उस गॉसियन सरफेस में पूरा का पूरा प्लस क्यू चार्ज बाउंडेड होता है। और अगर प्लस क्यू चार्ज बाउंडेड होता है तो बेटा गॉस थ्योरम से फाई इक्वल्स क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट यही होती है। और इधर वाला ये बेटा एक एक लाइन सेम होती है। क्लियर? तो जब हम इसकी कंपेयर कर देते हैं तो E इक्वल्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन स्मॉल r स्क्वायर आ जाता है किसके लिए, एक्सटर्नल पॉइंट के लिए।
बेटा जब सरफेस की बात करो तो सरफेस में भी बिल्कुल इसके पहले जैसा मैंने आपको बताया है बिल्कुल सेम वही बनेगा। क्लियर है? उसमें गॉसियन सरफेस जो होती है वो स्फेयर की सरफेस ही हो जाती है। बस इसके पहले कंडक्टिंग वाले में क्या था, जो चार्ज आपने रिप्रेजेंट किया हुआ था फिगर में उनको आपने केवल एक्सटर्नल उसमें दिखाया था, एक्सटर्नल आउटर सरफेस पे केवल दिखाया था आपने, एक्सटर्नल सरफेस पे। और जो आप इसमें चार्ज रिप्रेजेंट करेंगे फिगर में उसमें आप उसको होल वॉल्यूम में रिप्रेजेंट करेंगे। क्लियर? बेटा इसका इनसाइड द स्फीयर वाला केस जो होता है वो पिछले वाले से बिल्कुल अलग होता है। सो हम लोग इसको अच्छे से देखेंगे। बाकी इसके पहले वाले जो एक्सटर्नल पॉइंट है या ऑन द सरफेस है वो दोनों आप पिछले वाले डेरिवेशन से देख के कर सकते हैं। जो कंडक्टिंग स्फीयर के लिए मैंने अभी बताया, जो आपके बोर्ड में आपके सामने भी है, बस हमने फिगर हटा दिया है, बाकी पूरा का पूरा सेम है। क्लियर? अब हम लोग बेटा बात करने जा रहे हैं किसकी, इनसाइड द स्फीयर की। और कौन सा स्फीयर? इंसुलेटिंग स्फीयर है हमारे पास, ये कंडक्टिंग स्फीयर नहीं। ठीक है? अब अगर आपका ये इंसुलेटिंग स्फीयर है तो बेटा इसमें केवल आउटर सरफेस पे चार्ज ना हो करके इसमें आपका ऐसे पूरे वॉल्यूम में चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होगा कि नहीं होगा? पूरे वॉल्यूम में हमारा क्या होगा, चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। हम ये वाले हटा देते हैं क्योंकि ये सारे के सारे हमारे एक्सटर्नल में ही बने दिख रहे हैं, तो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन नहीं बन रहा है। जैसे एक यहाँ है ऐसे, तो ये लग रहे हैं कि हमारे जो चार्ज है वो कैसा है बेटा, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक? पूरे वॉल्यूम में हमने कितना चार्ज प्रोवाइड कर रखा है, प्लस क्यू। अगर हमने पूरे इस सरफेस में कैपिटल आर रेडियस वाले सरफेस में या स्फीयर में प्लस क्यू चार्ज प्रोवाइड कर रखा है तो क्या हम ऐसा एज्यूम कर सकते हैं कि हमारे गॉसियन सरफेस से जो अटैच्ड चार्ज होगा वो बेटा हमारा क्या होगा, क्यू डैश होना चाहिए। भाई कुछ ना कुछ क्वांटिटी तो होगी, तो कुछ ना कुछ क्वांटिटी में हमने कौन सी कितनी एज्यूम की है, क्यू डैश एज्यूम की है। क्लियर? अब हम क्या करेंगे बेटा, यहाँ पे फिर वही बात करेंगे, हम एक स्मॉल एरिया कंपोनेंट लेंगे और इस एरिया कंपोनेंट में हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर जो होगा वो भी आउटसाइड होगा और एरिया वेक्टर जो डीए वेक्टर होगा वो भी बेटा आपका क्या होगा, जस्ट आउटसाइड होगा। आई होप आपको फिगर क्लियर हो गया होगा। अब आप इधर से फिर से स्टार्ट करेंगे क्या, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द स्मॉल एरिया कंपोनेंट। ठीक? तो डी फाई इक्वल्स आपके पास ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर होगा, तो डी फाई इक्वल्स ई डी ए कॉस थीटा होगा और थीटा की वैल्यू चूंकि दोनों पैरेलल हैं तो थीटा की वैल्यू बेटा यहाँ भी क्या होगी, जीरो। तो अगर यहाँ भी थीटा की वैल्यू जीरो है तो कॉस जीरो की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, तो ई डी ए पुटअप कर देंगे। क्लियर? अब हम क्या करेंगे, अब हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करेंगे थ्रू होल गॉसियन सरफेस, क्योंकि हमारा स्मॉल एरिया कंपोनेंट से तो ऑब्टेन हो गया। तो अगर सो इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू होल गॉसियन सरफेस, तो हम क्या करते हैं बेटा, इंटीग्रेशन करते हैं, फाई इक्वल्स क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी ए, या ई डॉट डी ए ना बोल के ई इंटू डी ए बोल दो, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट आपका फॉर्मूला आप अप्लाई कर चुके हैं, ई डी ए। तो ई डी ए में आप जानते हैं ई बेटा आपका कांस्टेंट होगा, क्योंकि सेंटर से सारे के सारे पॉइंट स्मॉल आर डिस्टेंस पे हैं, सरफेस पे जितने भी पॉइंट हैं उसके गॉसियन सरफेस में, तो वो बेटा सारे के सारे इक्यू डिस्टेंस वाले पॉइंट हैं। तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो क्या होगा, यूनिफॉर्म होगा और उससे हम लोग बाहर निकाल लेंगे। ठीक? तो हमारा क्लोज्ड इंटीग्रेशन ऑफ डी ए बचता है। अब अगर क्लोज्ड इंटीग्रेशन ऑफ डी ए तो इसका मतलब आप समझ रहे हैं, एरिया ऑफ द गॉसियन सरफेस या एरिया ऑफ द स्फेरिकल गॉसियन सरफेस। तो एरिया क्या हो जाएगा, 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर यहाँ पे होना चाहिए। ठीक है? एरिया ऑफ द स्फेयर, कौन सा स्फेयर, यहाँ पे लिख दो चाहे गॉसियन स्फेयर, नहीं तो आप फिर सोचेंगे कि कैपिटल आर रेडियस वाले स्फेयर का जो एरिया होगा 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर होना चाहिए, लेकिन नहीं, हम स्मॉल आर रेडियस वाले की बात कर रहे हैं क्योंकि हमारा गॉसियन सरफेस ये वाला है। तो अगर गॉसियन वो एरिया ऑफ द क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ द गॉसियन स्फेयर। ठीक है ना?
क्लियर। तो हम अब वैल्यू रख देते हैं फाई इक्वल्स ई, तो ई डी ए की जगह 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, तो ये आ जाएगा। अब हम बाई गॉस थ्योरम अप्लाई करते हैं, तो गॉस थ्योरम में हमारा क्या होता है कि द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू एनी सरफेस इज 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ द चार्ज बाउंडेड थ्रू इट। तो बेटा इसमें कितना चार्ज बाउंडेड हो रहा है हमारे गॉसियन सरफेस में, तो याद रखना Q नहीं है, कितना है बेटा, Q डैश है। तो हम यहाँ पे चार्ज Q को क्या ले लेंगे, Q नहीं लेंगे, Q डैश ले लेंगे, ठीक। अब एक बात और भी है, हमें चार्ज Q के बारे में तो इन्फॉर्मेशन है, हमें Q डैश के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, ठीक है ना। तो हम इस Q डैश की वैल्यू को क्या करेंगे बेटा, कैलकुलेट करेंगे, ठीक। मुझे लगता है ये आपको समझ आ गया होगा। मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ, फिर हम आगे का सॉल्व करते हैं। हाँ, तो अब एक चीज़ ये बताइए, मैंने बताया ना आपको कि किसी भी इंसुलेटिंग स्फीयर को प्रोवाइड किया गया चार्ज उसके वैल्यूम में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो अगर पूरे वैल्यूम में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है तो दोनों स्फीयर्स की वैल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या होनी चाहिए बेटा, इक्वल होनी चाहिए, ठीक। एज चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड अगर हमारा चार्ज जो है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, सो द वैल्यूम चार्ज डेंसिटी विल बी इक्वल। हमारी वैल्यूम चार्ज डेंसिटी बेटा क्या होनी चाहिए, विल बी इक्वल। और मैंने आपको वैल्यूम चार्ज डेंसिटी के लिए बताया था रो से रिप्रेजेंट करते हैं कि नहीं, तो हम क्या ले लेते हैं, रो इक्वल्स रो डैश। रो किसके लिए वैल्यूम चार्ज डेंसिटी ली है, हमने पूरे सरफेस के लिए ली है या पूरे स्फीयर के लिए ली है, और रो डैश किसके लिए ली है बेटा, गॉसियन स्फीयर के लिए ली है या डॉटेड वाले स्फीयर के लिए ली है, ठीक। तो वैल्यूम चार्ज डेंसिटी होती क्या है, चार्ज प्रेजेंट इन पर यूनिट वैल्यूम। तो बेटा इसमें चार्ज हमारा Q है और इसका वैल्यूम बेटा क्या होगा, 4/3 पाई कैपिटल R क्यूब होना चाहिए, क्योंकि उसकी रेडियस कैपिटल R है, तो उसका वैल्यूम 4/3 पाई R क्यूब। 4/3 पाई R क्यूब जो होता है फार्मूला, ये स्फीयर के वैल्यूम का होता है, क्लियर। यहाँ पे रो डैश है, तो रो डैश को हम क्या लिखेंगे, Q डैश अपॉन 4/3 पाई, बेटा यहाँ पे क्या आएगा, स्मॉल आर क्यूब, क्योंकि इसके लिए रेडियस स्मॉल आर है। 4/3 पाई से 4/3 पाई कैंसिल, और हमारे पास Q डैश इक्वल्स क्या आ जाएगा, QR क्यूब अपॉन कैपिटल R क्यूब। ये बात समझ में आई, ये बात आ गई। Q डैश की वैल्यू हमारे पास क्या कैलकुलेट होके आई, ये। अगर हमारे पास ये आई है तो अब हम क्या करेंगे, बाय इक्वेशन सेकंड। अगर हम इक्वेशन सेकंड में वैल्यू रख दें तो फाई इक्वल्स हमारे पास क्या आ जाएगा, Q डैश की जगह रख रहे हैं बेटा, तो हमारे पास ये आ जाएगा QR क्यूब अपॉन कैपिटल R क्यूब इंटू एप्सिलॉन नॉट। बेटा ये हमारे पास क्या है, फ्लक्स है, और हम इसको इक्वेशन नंबर क्या डाल देते हैं, 3। बेटा अब हम इक्वेशन 1 और 3 की क्या कर सकते हैं, कंपेयर। मैंने पहले ही बताया था Q डैश हमें क्लियर नहीं था, Q डैश के बारे में हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी, कोई डाटा नहीं था, इसलिए हमने यहाँ पे कंपेयरिंग ना करके हमने Q डैश की वैल्यू निकाली किसके फॉर्म में, Q स्मॉल आर और कैपिटल R के फॉर्म में, क्लियर। अब हम क्या करेंगे, 1 और 3 की कंपेयर करेंगे। हम इधर का साफ करते हैं, ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2। अगर बेटा 1 एंड 2 की हम 1 एंड 2 नहीं है बेटा, यहाँ पे 1 एंड 3 है, तो 1 एंड 3 है, तो 1 में क्या लिखा था, फाई इक्वल्स E 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर लिखा था, जो यहाँ पे इक्वेशन लिखी थी। और इसमें क्या लिखा हुआ है, फाई की वैल्यू QR क्यूब
अपॉन कैपिटल आर क्यूब एप्सिलॉन नॉट है। तो ई की वैल्यू अगर आप निकालें तो बेटा हम इधर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट अलग कर लेंगे, 4 पाई ये है, एप्सिलॉन नॉट इसके साथ लग गया। हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, क्यू स्मॉल आर क्यूब अपॉन कैपिटल आर क्यूब इंटू स्मॉल आर स्क्वायर। बेटा ये वाला स्मॉल आर स्क्वायर है ये, तो बेटा स्मॉल आर स्क्वायर से शायद इसकी पावर कैंसिल हो जाएगी, तो हमारे पास ये इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, ई इक्वल्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू आर अपॉन कैपिटल आर क्यूब। ये बेटा क्या है, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द इंटरनल पॉइंट ऑफ एन इंसुलेटिंग स्फीयर। क्लियर, ये हमारे पास फार्मूला ऑब्टेन हो गया। अब हम लोग बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के ग्राफ की बात करेंगे। हम लोग इनमें डिस्टेंस और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच ग्राफ ड्रा करते हैं, ठीक है, वो भी आप समझ लीजिए ग्राफ कैसे ड्रा होंगे। ग्राफ ड्रा करने के लिए हम बेटा दोनों के एक साथ देखेंगे। इधर हम बात करेंगे कंडक्टिंग स्फीयर के लिए, कंडक्टिंग स्फीयर के लिए, और इधर बेटा हम बात करेंगे इंसुलेटिंग स्फीयर के लिए, ठीक है। अच्छा ये बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के फार्मूले क्या क्या हम लोगों ने डिराइव किए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ध्यान देना इक्वल्स 0 थी कब, फॉर आर इज लेस देन कैपिटल आर। आर इज लेस देन कैपिटल आर का मतलब समझ रहे हैं, व्हेन जो आपका पॉइंट होगा वो कहाँ होगा, इंटरनल इंटरनल होगा, मतलब पॉइंट आपका कहाँ पे होगा, स्फीयर के इनसाइड होगा। क्लियर, और ई की वैल्यू आपके पास क्या थी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट थी, क्यू अपॉन आर स्क्वायर थी, ये कहाँ के लिए थी, क्यू अपॉन आर स्क्वायर थी, और ये कहाँ के लिए थी, जब स्मॉल आर जो था वो कैपिटल आर पे था, दैट्स मीन जब पॉइंट हमारा कहाँ पे था, सरफेस पे था। क्लियर, और इलेक्ट्रिक फील्ड की का फार्मूला ये भी था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर। ये कब के लिए था, व्हेन आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर के लिए था। क्लियर, अगर हमें ग्राफ ड्रा करना है तो हम सबसे पहले ई और आर की बात करेंगे। ई हमने ये वाई एक्सेस और आर हमने कहाँ ले लिया, एक्स एक्सेस। अच्छा एक ऐसा पॉइंट तो होगा जहाँ पे आर जो होगा वो कैपिटल आर के बराबर होगा, क्योंकि बेटा जो हमारी कैपिटल आर है ये हमारी वेरिएबल है, और सॉरी जो हमारे पास स्मॉल आर डिस्टेंस है ये हमारी वेरिएबल है, और जो कैपिटल आर है वो रेडियस ऑफ द स्फीयर है जो कि कांस्टेंट है। तो यहाँ आर जो है आपका वेरिएबल डिस्टेंस जो है वो 0 से स्टार्ट होके जा रही है, तो जो रेडियस होगी स्फीयर की वो कुछ ना कुछ तो सर्टेन वैल्यू होगी। हमने मान लिया कि आर की ये वैल्यू यहाँ पे। क्लियर, आपने देखा कि पहले इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपकी क्या है, 0, दैट्स मीन आपका जो ग्राफ क्रिएट होगा ई और आर के बीच का वो कहाँ पे कहाँ तक 0 होगा, आपका यहाँ से लेके इस पॉइंट तक आपका क्या होगा, 0। लेकिन सरफेस पॉइंट पे यानी r इक्वल्स r के लिए अचानक से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या हो जाती है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। मतलब ये हमारी कुछ ना कुछ बेटा क्या होगी, एक सर्टेन वैल्यू होगी। ये मान लीजिए ये वैल्यू है कितनी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन बेटा क्या है, आर स्क्वायर। ये हमारी सर्टेन वैल्यू, क्यों, क्योंकि बेटा चार्ज भी हमारा सर्टेन है और रेडियस भी हमारी सर्टेन है, तो ये हमारी क्या की वैल्यू हो गई। जैसे इसको अगर हम इधर से ड्रा करें तो इस पॉइंट के इंडिकेशन वही होंगे जो इसकी वैल्यू है कोऑर्डिनेट से। उसके बाद हमारा ग्राफ कैसा हो जाता है, इक्वल्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर, और आर जो है आपकी वेरिएबल है, स्मॉल आर वेरिएबल है। तो इसमें बेटा कौन सा ग्राफ बनेगा, आप देख रहे होंगे ई प्रोपोर्शनल 1/r स्क्वायर। ई प्रोपोर्शनल क्या बनेगा, 1/r स्क्वायर बनेगा।
ठीक है। तो ई प्रोपोर्शनल 1/r का ग्राफ, आर स्क्वायर का ग्राफ हम बना देंगे ऐसा, लेकिन याद रहे ये इस लाइन को टच ना कर पाए। ये बेटा टेंडिंग टू क्या होगा, ये आर होगा, और ये ग्राफ थोड़ा सा, एक मिनट, ये ग्राफ हमारा ऐसे कुछ बनाइए ताकि ये जो हो जाए ये बेटा आपका पैरेलल हो जाए, इसमें टच नहीं कर पाना चाहिए। और ये ग्राफ यहाँ पे लिख देंगे, ई प्रोपोर्शनल किसका ग्राफ है, 1/r² का ग्राफ है। आई होप ये ग्राफ आपको समझ में आ गया होगा। इसमें बेटा 3 सेक्शन थे, तीनों के ग्राफ अलग अलग बने। इसमें भी हमारे बेटा 3 सेक्शन होंगे। इंटरनल पॉइंट के लिए हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है, 1/4πε0 QR अपॉन कैपिटल R क्यूब। अभी हम लोगों ने कैलकुलेट किया है, कब के लिए, R इज लेस देन कैपिटल R, जब आपका स्मॉल r जो है वो कैपिटल R से आपका क्या है, स्मॉल r है। E की वैल्यू वही 1/4πε0 होती है Q/r²। ये कब के लिए होती है बेटा आपके पास, व्हेन R इक्वल्स कैपिटल R। और E की वैल्यू हमारे पास 1/4πε0 Q/r² होती है, ये कब के लिए बेटा, व्हेन R इज ग्रेटर देन कैपिटल R। क्लियर बेटा। इसके भी हमारे कितने केस थे, 1, 2 एंड 3, इंटरनल, सरफेस और एक्सटर्नल पॉइंट। ये भी बेटा हमारा इंटरनल, सरफेस और एक्सटर्नल पॉइंट। क्लियर। अब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस r के बीच ग्राफ ड्रा करना है। हमने तुरंत कोऑर्डिनेट ड्रा किया, ये हमारा r है और यहाँ पे हमारे पास क्या है, E है। Be remembered that for internal point here electric field was 0 but here is a certain value। देखिए वैल्यू कैसी है, 1/4πε0 आपका क्या है, कांस्टेंट है, Q कांस्टेंट है, कैपिटल R कांस्टेंट है, वेरिएबल E और R है। तो बेटा E की जगह अगर आप इसको लिखना चाहें तो E प्रोपोर्शनल R लिख सकते हैं। और बेटा E कौन सी एक्सेस है, एक तरह से मन में मान के देखिए Y, और ये x है यानी Y प्रोपोर्शनल x। अब प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो कोई ना कोई कांस्टेंट आएगा, यानी y इक्वल्स बेटा mx टाइप का कुछ बन रहा है। मतलब ये बेटा आपको रिप्रेजेंट नहीं करना y प्रोपोर्शनल x, लेकिन ये चीज आप मन में एज्यूम कर सकते हैं कि नहीं, हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हमारे y एक्सेस में और जो डिस्टेंस है वो x एक्सेस में है। तो ये हमारा ग्राफ कैसा है, y प्रोपोर्शनल x है, यानी y इक्वल्स बेटा mx का ग्राफ होगा। और y इक्वल्स mx आप जानते हैं कि एक स्ट्रेट लाइन का ग्राफ होता है विच इज पासिंग थ्रू ओरिजिन एंड स्लोप एज यम। यम क्या है, स्लोप है, ठीक है ना। तो इसका अगर हम ग्राफ ड्रा करें तो बेटा इसका ग्राफ कैसा होगा, यहां ऐसा, ठीक। और हम ये मान लेते हैं कि हमारा ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट पे हमारा बेटा R इक्वल्स बेटा क्या है, कैपिटल R है। तो ये ग्राफ जो होगा वो काहे का ग्राफ है, हमारे पास E प्रोपोर्शनल R का ग्राफ है, ठीक। इस पॉइंट पे, क्योंकि ये पॉइंट E R इक्वल्स R है यानी सरफेस है, और सरफेस पे हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाती है, 1/4πε0 Q अपॉन बेटा कैपिटल R² हो जाती है, एक फिक्स्ड वैल्यू हो जाती है, ठीक है। उसके बाद फिर ग्राफ आपका कैसे जाता है, Q/r²। इसका मतलब बेटा क्या है, E प्रोपोर्शनल 1/r² का ग्राफ बनेगा। जैसे आपने इसमें बनाया था वैसा ही आप ग्राफ क्या करेंगे, इसमें बना देंगे ऐसे कुछ। बेटा ये भी बात ध्यान रहे कि इस ग्राफ को ऐसे लाके ऐसे ऊपर नहीं करना है, इस ग्राफ को ऐसे कहीं ना कहीं हमारे ये x एक्सेस की तरफ जितना आगे जाएगा उतना बेंट होता जाएगा, और ये x एक्सेस को हमारा कहाँ पे टच करेगा, इनफाइनाइट पे टच करेगा, ठीक है ना। E प्रोपोर्शनल हमारे पास ये कौन सा ग्राफ है, 1/r² का ग्राफ है। ये कौन सी वैल्यू है हमारे पास, ये पीक वैल्यू है, ठीक है ना। तो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी दोनों केसेस में कहाँ पे ऑब्टेन हुई बेटा, तो ये भी याद रखिएगा, सरफेस पे ही इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमारी मैक्सिमम ऑब्टेन होती है। क्लियर। और हम लोग आज के लिए इतना ही रखते हैं, हम लोग नेक्स्ट डे एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे।
ओके, थैंक यू क्लास।